हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व आर राइजिंग और इसका हमारी इकॉनमी में इसका क्या बेसिकली मतलब है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस इसमें क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, तो पूरा मैथमेटिक्स समझते हैं कि फॉरेक्स इंडिया का क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, वाई द फॉरेक्स इंक्रीजेस। अच्छा, दिस कॉलम इज कॉपीड एंड पेस्ट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। वहाँ से इसको कॉपी एंड पेस्ट किया गया है। तो हम एक एक चीज़ को एनालाइज करते हैं आराम से बैठ के। तो बी पेशेंस बनाओ, आराम से देखो इसको। ठीक है, तो देखो, जब कभी हम बात करते हैं कि जो अभी करंट में न्यूज़ चल रही है, आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि 1991 में इंडिया फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, कि 1990 और 1991 में इंडिया ने क्या बोलते इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस किया था। एट दैट टाइम वी हैव टू प्लेस आवर गोल्ड, और हमको अपना गोल्ड रिजर्व क्या करना पड़ा था, प्लेस करना पड़ा था। और प्लेस करके हमें आईएमएफ और बैंक ऑफ इंग्लैंड से पैसा लेना पड़ा था, और इसी फॉरेक्स के लिए। और आज जो है आपका फॉरेक्स जो है 5 जून 2020 तक वो $500 बिलियन को क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। अच्छा, एक बड़ा ही अजीब सा बात आ रही है कि एक तरफ तो जो आपकी इकोनॉमी है वो एक ग्लूमिंग सिचुएशन में चल रही है ड्यू टू क्या बोलते हैं कोविड 19 के वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो नहीं रही है। किसी भी तरीके का जो ट्रेड है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आपका उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। 40 साल के रिकॉर्ड लो लेवल पे आपकी जीडीपी चल रही है। ठीक है ना, और ऐसे समय में अगर आपका फॉरेक्स बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा राहत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, सोचो 1991 में अगर हम बात करते हैं तो 1991 में जब हम इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे थे और इसी फॉरेक्स रिजर्व को इंक्रीज करने के लिए वी हैव प्लेस आवर गोल्ड एंड बैक्ड मनी फ्रॉम आईएमएफ। तो हमने आईएमएफ से पैसा मांगा था। उस समय हमारा फॉरेक्स केवल कितना था, $5.8 बिलियन। और टुडे $5.8 बिलियन एंड टुडे इज $501.7 बिलियन। आज जो है वो 500 के मार्क्स को क्रॉस कर चुका है। तो हमें ये समझना है कि इस कोविड 19 के टाइम पे जहाँ जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, 40 ईयर्स लो पे चल रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, और अंडर इट ये फॉरेक्स क्यों बढ़ रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। बेसिकली अगर आप यूपीएससी का देते हो तो वहाँ तो पूछा जाएगा, सीडीएस का देते हो या एनडीए का देते हो या असिस्टेंट कमांडेंट का देते हो, तो ये ऐसे एग्जामों में 101% पूछा जाएगा। जहाँ तक बात रही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बैंक के एग्जाम में, तो वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या है, पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। तो व्हाट आर द फॉरेक्स रिजर्व। तो पहले मैं आपको बता दूं फॉरेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। फॉरेक्स मीन्स होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट इज़ अ एक्सटर्नल एसेट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। एसडीआर, एसडीआर मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट। एसडीआर जो है आईएमएफ के सामने मेंटेन किया जाता है। एसडीआर 1969 में क्रिएट किया था आईएमएफ ने। इट इज़ अ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो दुनिया के 5 करेंसी के बास्केट में मेंटेन किया जाता है। जो भी मेंबर कंट्री होती है ना आईएमएफ की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंबर कंट्री ऑफ आईएमएफ, अगर मैं मेंबर कंट्री की बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेंबर कंट्री जो है आईएमएफ की जितनी भी हैं, ठीक है, कि मान लो 189 मेंबर कंट्री इस समय करंट में है आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। पहले ये समझो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रोल क्या होता है, पहले इतना बता दे, फिर इसके बाद हम ये समझाएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एसडीआर एंड व्हाई एसडीआर इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट, फॉरेक्स रिजर्व, कि ये फॉरेक्स रिजर्व का कंपोनेंट क्यों है। ठीक है, फिर बात करेंगे फॉरेन करेंसी एसेट की। ठीक है, तो पहले देखो व्हाट इज द रोल ऑफ आईएमएफ। तो रोल ऑफ आईएमएफ इज नथिंग, बहुत सिंपल है। जैसे जब कभी भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट एंड देन व्हाट, इंपोर्ट, जब कभी भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है, मान लो कि उसका इंपोर्ट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इफ़ हिजर इंपोर्ट इंक्रीजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो कंट्री जो है वो बेसिकली ट्रेड डेफिसिट में चली जाती है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब घाटे में चली जाती है। वेन एवर यू टॉक अबाउट द डेफिसिट, इनकम आपके पास कम है, एक्सपेंडिचर आपके पास ज़्यादा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप आईएमएफ से लोन्स ले सकते हैं। ये आईएमएफ का सबसे प्राइम फंक्शन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आईएमएफ, दैट्स व्हाई आईएमएफ इज क्रिएटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद आईएमएफ को इसीलिए बनाया गया था कि ताकि पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को, जो भी पूरा दुनिया है उसका जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली है उसको सही किया जा सके, तो इसलिए देता है। अब जैसे आईएमएफ में बेसिकली क्या होता है कि एक एसडीआर होता है। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जब कभी भी तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना,
तो उसको उस वर्ड को तोड़ दिया करो, तोड़ के डिक्शनरी मीनिंग से ट्राई किया करो कि इसका मतलब क्या होता है। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द SDR, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट। ध्यान से सुनो, स्पेशल एंड देन ड्राइंग एंड देन व्हाट राइट। देखो ड्राइंग का मतलब क्या होता है? निकालना या खर्च करना। स्पेशल मतलब आप जानते हो, राइट मतलब क्या होता है? अधिकार। जो ये SDR है 1969 में इसको बनाया IMF ने, और ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। इट इज़ नॉट करेंसी, ये कोई रुपया डॉलर नहीं है, ये एक क्या है? इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। दोज हु आर द मेंबर कंट्री ऑफ IMF, दे हैव टू मेंटेन इन फ्रंट ऑफ IMF। उनको जो है IMF के सामने मेंटेन करना पड़ता है, और वो जितना मेंटेन करती है उसको इसके उस कंट्री के फॉरेक्स में क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। तो अगर हम ये बात करते हैं, SDR जो है बेसिकली दुनिया के 5 करेंसी के बास्केट में मेंटेन होता है। वो करेंसी के बास्केट क्या क्या है? पहले तो US डॉलर है, फिर यूरो है जो यूरोपियन यूनियन में चलता है बेसिकली, और पॉन्ड स्टर्लिंग जो यूनाइटेड किंगडम में चलता है, एंड देन द येन जो कि जापान की ऑफिशियल करेंसी, एंड लास्ट वन इज रिम्बिनी विच इज़ कॉल्ड युआन, युआन भी जिसको आप कहते थे। इन 5 करेंसी के, ये इंटरनेशनल जो हार्ड करेंसी हैं, इनके फॉर्म में SDR क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। तो हर एक मेंबर कंट्री SDR क्या करती है? मेंटेन करती है। तो SDR इज अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स। एंड फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब क्या हुआ? जैसे FDI से आपके कंट्री में पैसा आया, ठीक है ना, तो वो जो पैसा आ रहा है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लो FDI का एग्जांपल लिए कि FDI है, मान लो अमेरिका की कोई एक कंपनी है A, और वो इंडिया के किसी B कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है थ्रू FDI, तो वो जो पैसा आएगा उसको हम एक तरीके से फॉरेन करेंसी एसेट बोलेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के किसी भी कंट्री का फॉरेक्स क्या होता है? क्रिएट होता है। जनरली दुनिया के जितने भी कंट्री हैं सारे लोग फॉरेक्स को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। और जो फॉरेक्स मेंटेन होता है बेसिकली इसका यूज क्या होता है? एक तो होता है कि अपने करेंसी को दूसरे करेंसी, जैसे मान लो रुपया है और उसके डॉलर, इस एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए, साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, साथ ही साथ अगर आप इंपोर्ट करते हैं, मान लो कि आपने अमेरिका से इंपोर्ट किया, मान लो आपने अमेरिका से आईफोन इंपोर्ट किया, तो वो आईफोन आपके इंडिया में आया, लेकिन उसको तो डॉलर देना पड़ेगा, तो वो पैसा आप कहाँ से निकाल के देंगे? तो वो फॉरेक्स से ही पैसा क्या होता है? निकाल के वहाँ पर दिया जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो फॉरेक्स का बेसिकली 2-3 यूज है। सबसे पहला यूज है कि रुपये डॉलर के एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए फॉरेक्स यूज होता है। साथ ही साथ इंपोर्ट बिल, जैसे जब कभी भी हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने के बाद जो बिल आता है, जो उसका पेमेंट होता है, तो इसी फॉरेक्स रिजर्व से निकाल के उसको पेमेंट किया जाता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेक्स इन एनी कंट्री। इन ऑल ओवर वर्ल्ड द फॉरेक्स इज मेंटेन्ड बाय सेंट्रल बैंक। सपोज दैट इंडिया का सेंट्रल बैंक ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो उसको मॉनिटर भी करता है, वो उसको मेंटेन भी करता है। अगर अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व है तो वो उसको मॉनिटर भी करता है, वो उसको मेंटेन करता है। जनरली ऐसा ही होता है कि हर देश के फॉरेक्स को वहाँ का सेंट्रल बैंक क्या करता है? मेंटेन करता है। ओके, अब हम ये बात करते हैं कि वाई आर द फॉरेक्स राइजिंग डिस्पाइट द स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। कि एक तरफ कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन पे चल रही है, लेकिन इसके बाद भी फॉरेक्स कैसे इंक्रीज कर रहा है? 1991 में तो ऐसा कोई एपिडेमिक नहीं था, उस समय तो हमारे पास केवल $5.8 बिलियन का ही क्या था? फॉरेक्स था। आज तो हमारे पास फॉरेक्स जो है वो 500 के क्रॉस चला गया है जून में, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द डेटा इज सेट दैट कि वो $500 बिलियन को भी क्या कर चुका है? क्रॉस कर चुका है। तो व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट? अब यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा। जब कभी भी वो क्या बोलते हैं सर्टेन बेस क्वेश्चन बनाएगा, तो वहां पर ये 2 ऑप्शन पक्का देगा, 101% देगा। तो पहले मैं समझा दूं कि इंडिया का जो फॉरेक्स है वो क्यों स्लो डाउन के टाइम पर भी इंक्रीज कर रहा है। तो द फर्स्ट रीजन इज दैट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन इंडियन स्टॉक। अभी मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FII। ठीक है, देखिए FDI और FPI में बेसिकली क्या डिफरेंस है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और FDI के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस, इसके बारे में बताऊंगा। पहले आप ये रीजन समझो कि इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन इंडियन स्टॉक और इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कि एक तो हमारे देश में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन कंपनी के स्टॉक्स को इस समय खरीद रहे हैं, और साथ ही साथ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी आपके कंट्री में आ रहा है लास्ट 2 महीने से। जैसा कि आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल हाल ही फिलहाल में मिला होगा कि रिलायंस के जियो के शेयर को जो है बेसिकली फेसबुक ने खरीदा था। तो इस तरीके से बाहर से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा नॉलेज बता दूँ। देखो जब कभी भी हम अमेरिका जैसे कंट्री का एग्जांपल लेते हैं या यूरोप जैसे कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो ये ऐसी कंट्री है जिनको हम कैपिटल इंटेंसिव कंट्री कहते हैं। कैपिटल इंटेंसिव कंट्री का मतलब क्या होता है कि इनके पास कैपिटल ज़्यादा है और लेबर कम है,
और जैसे ही हम इंडिया जैसे कंट्री का एग्जांपल लेते हैं तो ये लेबर इंटेंसिव कंट्री, यहाँ लेबर ज़्यादा है, कैपिटल कम है। तो चूंकि कैपिटल उस मार्केट में ज़्यादा है तो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं लास्ट 2 महीने से, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दैट्स वाई द फिगर ऑफ फॉरेक्स क्रॉस्ड एवर $500, ठीक है ना, डिस्पाइट द स्लो डाउन। कि स्लो डाउन के बाद भी जो है $500 को ये हमारा क्या बोलते हैं फॉरेक्स क्या कर गया, इंक्रीज कर दिया। उसका दो सबसे बड़ा बिगेस्ट रीजन है, नंबर 1 इज इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और दूसरे नंबर पे एफडीआई का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी हम इन दोनों के बारे में भी बात करते हैं कि ये एफडीआई और एफआईआई में क्या डिफरेंस होता है, फिर इसके बाद इस लाइन को समझेंगे कि ये लाइन बेसिकली क्या कह रही है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो, वेन एवर वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, कि जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट वर्ड की बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज नथिंग, इन्वेस्टमेंट मीन्स परचेज ऑफ एसेट एंड नथिंग। परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट। रिमेंबर, जब कभी भी इन्वेस्टमेंट वर्ड आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, तो यू सिंपली से परचेज ऑफ एसेट। सपोज दैट यू परचेज अ प्रॉपर्टी, दैट इज इन्वेस्टमेंट। सपोज दैट आपने 2019 में एक प्रॉपर्टी खरीदी 5 लाख की, तो अब आप ये सोचोगे कि इसको मैं 2 साल बाद बेचूंगा तो मुझे 7 लाख रुपए मिलेगा, मुझे 2 लाख का रिटर्न मिल जाएगा इस प्रॉपर्टी पे। तो जनरली कोई भी बंदा जब इन्वेस्टमेंट करता है तो इन्वेस्टमेंट करने के पीछे उसका एक ही मोटिव होता है, वो होता है रिटर्न। ठीक है, क्या होता है? रिटर्न। पहले हम एक जनरल बात बता रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज नथिंग, इन वेरी रूरल टर्म, in very rural term and in very simple language you can say purchase of asset, कि whenever you purchase any asset this is called investment. Why you purchase? Just for return. हाँ, बस रिटर्न के साथ there is a very important word in economics, that is what? रिस्क। रिस्क भी होगा। रिस्क क्या होगा? वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, क्योंकि रिस्क का जनरल मतलब क्या होता है? uncertainty. Suppose that when you start your TV, तो there is a advertisement is going on your TV and that is what, कि भाई म्यूचुअल फंड में निवेश सही है, बट म्यूचुअल फंड बाजार नियमों के क्या बोलते हैं जोखिमों के अधीन है। मतलब क्या हुआ कि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें जोखिम भी है, हो सकता है आपको फायदा हो सकता है नुकसान हो। तो इन्वेस्टमेंट का एक जनरल डिफिनीशन समझ गए। तो हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। तो जब कभी भी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसके दो क्या बोलते हैं वेरिएशन है, जिसमें सबसे पहले एफपीआई जिसको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एंड देन सेकेंड वन इज एफडीआई जिसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब दोनों बाहर से है। देखो एफपीआई और एफडीआई में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? जैसे जो एफपीआई होता है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव इन्वेस्टर होता है। तो जैसे एक इन्वेस्टर है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न के लिए, उसी तरीके से जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न के लिए। तो ये बड़ा सेंसिटिव टाइप का प्लेयर होता है। ये बेसिकली क्या करता है कि जैसे मान लो कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, तो ये आपकी कंट्री में आएगा और यहाँ के इंडियन कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, और जैसे ही देखेगा कि यहाँ का इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा नहीं है, यहाँ का इकोनॉमिक सिचुएशन नीचे पे जा रहा है, तो ये यहाँ से भाग जाएगा अपना पैसा निकाल के। कौन? जो एफपीआई। तो ये बहुत ही सेंसिटिव नेचर का होता है, ये स्टेबल नहीं होता है, एकदम अनस्टेबल कैटेगरी का होता है। ये मार्केट के स्थिति को देखता है, अगर अच्छी होती है तो वो दूसरे देश की कंपनियों के स्टॉक्स को वो क्या कर लेता है? बाई कर लेता है। वहीं अगर हम एफडीआई की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक फिजिकल इन्वेस्टमेंट है। ये फिजिकल इन्वेस्टमेंट है। फिजिकल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगा, बैंकिंग में करेगा, इंश्योरेंस में करेगा, है ना, फूड में करेगा, इन सारी चीज़ों में करेगा। और जब भी ये इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये स्टेबल नेचर का होगा। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपकी कंट्री में एंट्री करेगा, काफ़ी दिन तक आपके देश में रुकेगा और यहाँ से रिटर्न ज़्यादा कमा के जाना चाहेगा। समझ में आ गया? लेकिन एफपीआई और एफडीआई में ये दो बेसिक डिफरेंस है कि दिस इज अनस्टेबल, दिस इज स्टेबल। इसका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म होता है, ये एक फिजिकल इन्वेस्टमेंट है। ये फिजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये किसी दूसरे देश के कंपनियों के स्टॉक्स को खरीदता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ो कि क्या इंडियन एक्सप्रेस की लाइन कह रही है कि आफ्टर पुलिंग आउट 60,000 करोड़ ईच फ्रॉम डेट एंड इक्विटी। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये डेट एंड इक्विटी का बेसिकली क्या मतलब है। तो मैं थोड़ा सा डेट एंड इक्विटी के बारे में कहीं स्लाइड देख के बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेट एंड इक्विटी? चलो मैं यहीं पे बताता हूँ, एक सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ। आई हैव टू इरेज इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट कि व्हाट इज डेप्ट एंड इक्विटी। कि डेप्ट और इक्विटी का क्या मतलब होता है इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। बी पेशेंट, अगर समझना चाहते हो तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, अगर समझना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। समझना है तो थोड़ा सा रुको
और पेशेंस बनाओ। हमें पता है तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, पेशेंस तुम्हारे अंदर उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि मन चंचल है। दिमाग की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि दिमाग उन्हीं चीज़ों को ग्रैप्स करता है जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों को वो ग्रैप्स नहीं करता है। ठीक है, अभी गाना बजेगा, पिक्चर देखना होगा तो एक सीरीज जो है आप 10 घंटे की हो चाहे 10 सीरीज हो, आप उसको बैठ के देखेंगे, सीरियल जो भी है। ठीक है, लेकिन आप ये पढ़ने के लिए बैठेंगे तो तुरंत जो है उसको हटा देंगे क्योंकि यहाँ ज्ञान की बात चलती है ना। अच्छी चीज़ों को आदमी ग्रैप्स नहीं करता है, बुरी चीज़ों को तुरंत ग्रैप्स कर लेता है। तो देखो, जब कभी भी हम ये बात करते हैं, मेरा टॉपिक क्या था बेसिकली कि मैं आपको ये बताना मत था कि ये डेट एंड इक्विटी का बेसिकली क्या मतलब होता है इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो पहले मैं आपको बता दूं, देखो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी एक कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी का काम क्या है? प्रोडक्शन करना। एम आई राइट और रॉन्ग? प्रोडक्शन करती है, किसकी प्रोडक्शन करती है? गुड्स एंड सर्विसेज की, कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, अच्छा, उसी प्रोडक्शन से वो बेसिकली पैसा कमाती है। ठीक है ना। तो अब जनरली क्या होता है, बेसिकली जब कभी भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए भाई उसको कैपिटल की ज़रूरत तो पड़ेगी, फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फंड को कैसे जनरेट करेगी? तो फंड को जनरेट करने के लिए उसके पास दो तरीके हैं। ठीक है, पहला है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? इक्विटी फाइनेंसिंग में जो कंपनी होती है वो बेसिकली अपने शेयर होल्डिंग को क्या करती है? डाइल्यूट कर देती है। जैसे मान लो किसी कंपनी के पास 100 शेयर हैं, उसमें से उसने 10 शेयर क्या कर दिया, मार्केट में 100 शेयर हैं उसमें से 10 शेयर उसने बेच दिया और 10 नए शेयर होल्डर वो लेके आई और उनसे जो उसके पास पैसा आया उसको बिजनेस में कहीं और जगह पे लगा दिया। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में बेसिकली क्या होता है कि कंपनी या तो बैंक से लोन ले लेके काम करे या तो वो अपने डिवेंचर्स या बॉन्ड मार्केट में निकालती है। ठीक है, डिवेंचर्स और बॉन्ड मार्केट में निकालती है। जैसे मान लो डिवेंचर और बॉन्ड को उसने पब्लिक के लिए इशू कर दिया, अब पब्लिक इस डिवेंचर और बॉन्ड को खरीद लेगा। डिवेंचर और बॉन्ड को क्यों खरीदेगा? क्योंकि पब्लिक ने इसलिए खरीदा क्योंकि वो डिवेंचर और बॉन्ड को इसलिए खरीद रहा है ताकि उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो उसने 10 रुपये का बॉन्ड खरीदा तो ये सोच रहा है कि इस पर मुझे 11 रुपये मिल जाएगा, तो इसलिए वो खरीद लेता है। समझ में आया? यहाँ पे जो कंपनी होती है डिवेंचर और बॉन्ड के थ्रू जो अपने पास फाइनेंसिंग जनरेट करती है, समझ लो एक तरीके का लोन की तरह। जैसे एक बैंक होता है, बैंक लोन दे देता है फिर उससे इंटरेस्ट लेता है आपसे, तो उसी तरीके से कंपनी जो है अपने डिवेंचर्स को निकाल के लोगों से लोन लेती है। इतना ही फर्क है कि बैंक से आप लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है, तो उसी तरीके से कंपनी लोगों से लोन लेने के लिए बॉन्ड और डिवेंचर्स निकालती है और उस पर अपने पब्लिक को वो इंटरेस्ट देती है। यहाँ पे शेयर में क्या होता है, बेसिकली इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होता है कि वो अपने शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करती है। ठीक है ना। शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास 100 शेयर थे, उसमें से उसने 10 शेयर बेचे, 10 नए शेयर होल्डर लेके आया, तो उससे उससे जो पैसा है उसको बिजनेस में कहीं लगा दिया। उससे जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट का एक हिस्सा वो किसी अपने इन्वेस्टर्स को क्या कर दिया, उसने दे दिया। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी फाइनेंसिंग एंड डेट फाइनेंसिंग। ये डिफरेंस होता है इक्विटी फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग में। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे ये लिख रहा है कि अभी मार्केट में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे मार्च के पहले, उन्होंने चाहे वो डेट में इन्वेस्टमेंट किए हों चाहे वो इक्विटी सेगमेंट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हो, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए का पैसा पुल आउट कर लिया था इंडिया से। लेकिन एकाएक जो है क्या बोलते हैं, जैसे ये कोविड आया, कोविड का जब प्रॉब्लम होने लगा तो एकाएक जो है वो रिटर्न होके फिर आपके मार्केट में आ गए। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दिया, 97,000 करोड़ जो पैसा आया जस्ट बिकॉज ऑफ जियो का जो शेयर खरीदा फेसबुक ने। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो आपका फॉरेक्स है ना वो एकाएक क्या कर गया, सर्च कर गया। समझ में आया मेरी बात? तो ये दो बेसिक रीज़न है कि जिसकी वजह से फॉरेक्स क्या किया है, बढ़ा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर? डेट इक्विटी का बेसिकली क्या मतलब होता है ये क्लियर? 60,000 करोड़ तक का पैसा उन्होंने निकाल लिया था, लेकिन मार्च के बाद एकाएक जो है वो इंटर कर गए मार्केट में क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दैट्स वाई दे रिटर्न इन इंडिया अगेन, दैट्स वाई योर फॉरेक्स रिजर्व इज इंक्रीजेस। अच्छा, अब सबसे बड़ा बात यह होता है कि व्हाट्स द सिग्निफिकेंस। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है पहले, लेकिन ये टॉपिक पूरा समझ लो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बात करेंगे। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राइजिंग फॉरेक्स, कि अगर फॉरेक्स आपका बढ़ रहा है तो इससे हमें क्या फ़ायदा है, हमारे देश को क्या फ़ायदा है।
द राइजिंग फॉरेक्स गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू द गवर्नमेंट। सबसे पहली बात गवर्नमेंट को देगा, दूसरे नंबर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देगा। किन सब मामलों में देगा? मैनेजिंग इंडियाज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फाइनेंशियल इशू एट द टाइम व्हेन द इकोनॉमिक ग्रोथ इज कॉन्ट्रैक्टेड, कि इस समय आपको पता ही है कि आपका जो जीडीपी ग्रोथ है वो नीचे जा रहा है, तो इंटरनल जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उससे भी लड़ने में ये मदद करेगा आरबीआई को और गवर्नमेंट को, साथ ही साथ एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम है उससे भी क्या करेगा, ये मदद करेगा। अब राइजिंग फॉरेक्स कैसे मदद करेगा? सबसे पहली बात इंपोर्ट बिल। अब अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करेंगे, मान लो आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कोई चीज़ इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट करेंगे तो आपको उसको डॉलर तो देना पड़ेगा। तो आपके रिजर्व में जो ये आपका रिजर्व है, इस रिजर्व में उतना फंड तो होना चाहिए ना कि आप इसका पैसा क्या कर सकें, पेमेंट कर सके। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या है? रूपी टू स्ट्रेंथन अगेंस्ट द डॉलर, और इसके वजह से फॉरेक्स जब आपका बढ़ेगा तो इससे जो आपका रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है ना। साथ ही साथ जितने भी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन हैं, जितने भी एक्सटर्नल डेथ हैं, समझ में आया कि नहीं है? अब हमने लोन लिया है तो उसका भी तो पेमेंट हमें डॉलर में ही करना है। ठीक है, जो भी ऑब्लिगेशन हमारे देश के पास है, अगर हमने लोन लिया है तो उसका पैसा तो हमें चुकाना पड़ेगा। अब हमने अमेरिका से या किसी और कंट्री से लोन लिया है तो उसका तो डॉलर में ही पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे तो अगर हमारे पास फॉरेक्स होगा तो उसी में से निकाल के पेमेंट करेंगे। तो वो रिजर्व जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा ऑब्लिगेशन मतलब हमारा उत्तरदायित्व जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो कल को एग्जाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर फॉरेक्स आपका बढ़ रहा है तो हाउ इट हेल्प, तो ऑप्शन आप मार देना इंपोर्ट बिल। अगर वो ऑप्शन देगा, 2-4 ऑप्शन देगा तो उसको आप आंसर क्लिक कर देना कि इससे रुपया का डॉलर का अगेंस्ट जो है वो वैल्यू स्ट्रांग होगा। अब हम यहाँ पे समझाते हैं कि व्हाट डज द आरबीआई डू विद द फॉरेक्स रिजर्व। मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपके इंडिया में फॉरेक्स का कस्टोडियन है, उसका जो मैनेजर है, मतलब उसको रखने वाला और उसको मेंटेन करने वाला कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है जनरली। द आरबीआई एलोकेट द डॉलर फॉर स्पेसिफिक पर्पज। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इंडियन एक्सप्रेस में दिया है। अंडर द लिबराइज रेमिटेंस स्कीम, इंडिविजुअल आर अलाउडेड टू रिमिट अप टू 2.5 लाख डॉलर एवरी, 2.5 लाख ही नहीं, इकाई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, हाँसी का 2.5 लाख एवरी ईयर। द आरबीआई यूजेस इट्स फॉरेक्स किटी फॉर द ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ द रूपी। जैसे देखो, लिबराइज रेमिटेंस स्कीम, ये जाके पढ़ना, ये क्या है? एलआरएस जो है बेसिकली, ये स्कीम बेसिकली क्या है? जैसे इसमें आरबीआई ने रिमिटेंस का पहले मतलब समझो। रिमिटेंस का मतलब होता है कि यहाँ से पैसा वहाँ ट्रांसफ़र करना, वहाँ से पैसा यहाँ ट्रांसफ़र करना। क्योंकि आवर नेशनल्स वर्किंग अब्रॉड फॉर अस एंड देयर नेशनल्स वर्किंग इन इंडिया फॉर देम। हमारे आदमी वहाँ काम कर रहे हैं हमारे लिए, उनके आदमी यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए। तो जो उनके आदमी यहाँ काम कर रहे हैं यहाँ से पैसा वहाँ भेजते हैं, जो उनके आदमी हमारे आदमी जो वहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से पैसा यहाँ भेजते हैं। ठीक है ना। तो इसका उन्होंने एक लिमिट सेट किया है कि एक इंडिविजुअल पूरे एक साल में 2.5 लाख डॉलर तक, अप टू 2.5 लाख डॉलर तक ही, अप टू मतलब उससे कम भी, 2.5 लाख डॉलर तक का ही क्या कर सकता है? रिमिटेंस करता है। क्योंकि भाई अगर मान लो कि फॉरेक्स है, अब इसमें से जितना डॉलर रिमिट होके बाहर जाएगा तो ये कम होना शुरू होगा, और जब ये कम होना शुरू करेगा तो ये जो आपका रुपया डॉलर का जो मैथमेटिक्स है वो गड़बड़ होना शुरू करेगा। भाई सिंपल सी बात है। अब मान लो कि डॉलर की डिमांड अगर मार्केट में ज़्यादा है और डॉलर की अगर सप्लाई क्या है, अगर कम है, तो इसका एक्सचेंज रेट तो बढ़ जाएगा ना। तो जितना ज़्यादा हमारे पास डॉलर होगा उतना ही हमारा रुपए का वैल्यू क्या होगा? स्ट्रांग होगा। इसीलिए देखो क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इट सेल्स द डॉलर। जैसे आरबीआई डॉलर को सेल करता है, क्यों? जब रुपया उसका क्या होता है? वीक होता है। लेकिन वो डॉलर को बाई क्यों करता है? अपने रुपये को क्या करने के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए। तो जब भी डॉलर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाई कर रहा है तो वो क्यों बाई कर रहा है? ताकि रुपया क्या हो? मजबूत हो। और लेकिन वो डॉलर को सेल क्यों करता है? जब उसका रुपया कमजोर होना क्या करता है? शुरू करता है। तो इसलिए अपने रिजर्व में उतना डॉलर उसको रखना क्या है? जरूरी है। अगर वो अपने रिजर्व में उतना डॉलर मेंटेन नहीं करेगा तो बाद में जाके ये प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जब हम बात करते हैं, इसीलिए जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉरेक्स का जो कंपोनेंट है उसमें जो फॉरेन करेंसी एसेट है, फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर हम कितने तरीके से अपने देश में फॉरेन करेंसी को मंगा सकें, उसका रिजर्व क्या कर सकें? मेंटेन कर सकें। क्योंकि ये सारा डिमांड एंड सप्लाई का क्या है? बेसिकली गेम। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब ये बात करते हैं कि व्हाट आर इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व कैप्ट, कि जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है उसमें बेसिकली क्या क्या रखा जाता है। तो एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 प्रोवाइड दैट ओवर रीचिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिजर्व इज
डिफरेंट फॉरेन करेंसी एसेट एंड गोल्ड विद इन द ब्रॉड पैरामीटर ऑफ करेंसी। ठीक है ना। देखो, हम बता दें कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका जो एक्ट पास हुआ 1934 में हुआ, उसके तहत हमें कितना कितना जो है फॉरेक्स मेंटेन करना पड़ता है। तो देखो, एज मच एज 64% ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट आर हिल्ड इन सिक्योरिटी। मतलब 64% सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा जाता है, जिसमें ट्रेजरी बिल ऑफ फॉरेन कंट्रीज, जिसमें बेसिकली मेनली यूएस कि मतलब हम दूसरे देश के ट्रेजरी बिल को, जैसे जैसे हमने अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने जब ट्रेजरी बिल इशू किया, तो उस ट्रेजरी बिल को हमने क्या कर लिया, बेसिकली परचेज कर लिया। ठीक है ना। तो उसके फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है। 28% डिपॉजिटेड इन फॉरेन सेंट्रल बैंक, कि हम दुनिया के जो भी सेंट्रल बैंक है उसमें 28% डिपॉजिट करके अपना पैसा रखते हैं फॉरेक्स के फॉर्म में। और 7.4% इज ऑल्सो डिपॉजिटेड इन कॉमर्शियल बैंक एब्रॉड अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखो, 64% में 64% हम किस में रखते हैं, बेसिकली फॉरेन करेंसी एसेट में। ठीक है। मेनली यूएस के ट्रेजरी बिल को हम खरीद के रखते हैं। ठीक है। वो बॉन्ड होता है एक, जो रिजर्व जो वहाँ का बैंक ने इशू किया है। 28% हम फॉरेन सेंट्रल बैंक्स में रखते हैं और दुनिया के जो देश के सेंट्रल बैंक है वहाँ पे रखते हैं। साथ ही साथ 7.4% जो है हम कॉमर्शियल बैंक्स, जैसे हमारे देश का एसबीआई बैंक है, उसी तरीके से दूसरे देश का भी बैंक होगा, वहाँ पर मेंटेन करते हैं एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर हम करंट में बात करें तो इंडिया के पास इस समय जो मार्च 2020 तक का डेटा है, इतना टन जो है वो सोना है। ठीक है। उसमें और विद 360.7 टन हिल्ड ओवरसीज इन सेफ कस्टडी विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसको हम बीआईएस कहते हैं, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेडक्वार्टर बेसिकली बेसल में है। ठीक है। अब समझो ये बात है। अब यही चीज़ याद रखो कि 1990 में जब हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, तो जो हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अपना सोना गिरवी रखा था, उसको गिरवी रख दिया, जो उसके पास जमा किया था उसको गिरवी रख के तब उससे पैसा लिया। क्योंकि कोई भी बैंक आपको तभी पैसा देगा जब आप उसके पास कुछ चीज़ें प्लेज करेंगे। तो ये सब बेसिकली हम क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी समय नेशनल डिजास्टर या इमरजेंसी आ सकती है, और जब कभी भी नेशनल डिजास्टर और इमरजेंसी आएगी तो उस समय हमें फॉरेक्स रखना पड़ेगा। अगर हम नहीं रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, जैसा कि 90 के टाइम में हमारे देश के साथ ऐसा हुआ था। ठीक है ना। अच्छा, इट्स वैल्यू टर्म, अगर अब ये वैल्यू टर्म में है तो ये सारा चीज़ आप पीडीएफ में इसको पढ़ लेना, इट्स ओनली डेटा। तो समझ गए मेरी पूरी बात कि ये बेसिकली क्या है फॉरेक्स। अगर ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। हाँ, ये है कि भाई जब आप ये वीडियो देखेंगे तो इसको देखने के लिए थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। और ऑनलाइन में हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर दिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं आपको क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, पीडीएफ भी मैं सेंड कर रहा हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, दोज हु आर व्यूअर। ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ विवेक गुरुजी, बाय बाय।